नमस्कार। द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। हम जब चीन की वामपंथी सत्ता का विश्लेषण करते हैं तो यह एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि चीन अपनी तानाशाही सत्ता को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद को पार करने से नहीं चूकता। यह हमने 1989 के तियानमेन चौक में हुए नरसंहार में स्पष्ट रूप से देखा है। बीजिंग के तियानमेन चौक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे 10,000 से अधिक युवाओं, वृद्धों, महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। इस नरसंहार के बाद पूरे विश्व में चीन की आलोचना हुई थी। वैश्विक मीडिया, वैश्विक नेताओं ने चीन की कड़ी निंदा की थी, लेकिन चीन जैसे एक के बाद एक नरसंहार करता चला गया। 1989 की इस घटना के ठीक 10 साल के बाद चीन ने एक बड़ा नरसंहार फिर से किया। इस बार चीन का निशाना बने फालुन गोंग के अनुयायी। क्या है आखिर ये फालुन गोंग और कौन थे उनके अनुयायी, और चीन ने उन्हें क्यों मारा, और चीन आज 21 साल बाद भी उन्हें क्यों प्रताड़ित करता आ रहा है? आइए जानते हैं। इस पूरी घटना, इस पूरे नरसंहार को समझने के लिए हमें पहले यह जानना आवश्यक है कि फालुन गोंग क्या है। दरअसल फालुन गोंग एक तरह की आध्यात्मिक संस्था है जिसे धर्म के रूप में भी देखा जाता है। फालुन गोंग चीन की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा ची गोंग से जुड़ी हुई है। उसी प्राचीन परंपरा से आगे बढ़ते हुए फालुन गोंग की स्थापना की गई। फालुन गोंग 80 के दशक के अंतिम वर्षों में चीन में काफी तेजी से फैला और यह तेजी से फैलते हुए 90 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गया। फालुन गोंग की स्थापना एक आध्यात्मिक गुरु ली होंगजी ने की थी। ली होंगजी चीन के एक आध्यात्मिक गुरु थे। उनके अनुसार 8 वर्ष की आयु में उन्हें बौद्ध धर्म और ताओ धर्म के विशेष महान गुरुओं ने शिक्षा दी थी। उसी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्राचीन ची गोंग से जुड़ी हुई इस आध्यात्मिक संस्था की स्थापना की थी। मई 1992 में आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना चीन में हुई। इसके प्रशंसक, इसके फॉलोअर्स, इसके प्रैक्टिस करने वाले दिन ब दिन चीन में लगातार बढ़ रहे थे। इसके फॉलोअर्स जो होते थे वो सामान्य तौर पर किसी मंदिर या किसी पूजा स्थल में नहीं जाते थे। वह सामान्य तौर पर मेडिटेशन, आध्यात्म, प्राणायाम और व्यायाम पर केंद्रित थे। फालुन गोंग ने काफी कम समय में ही पूरे चीन में लोकप्रियता हासिल कर ली। इस पूरी संस्था में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन चीन और बुद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रसंगों और शिक्षाओं लोगों तक पहुंचाया गया। ली होंगजी जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की या इस संस्था की स्थापना की, उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ी हुई एक किताब की रचना की। यह किताब इस धर्म, इस संस्था के फॉलोअर्स के बीच में काफी तेजी से फैला और लोगों के जीवन में इसका प्रभाव बढ़ता गया। चूंकि हम यह जानते ही हैं कि अध्यात्म, प्राणायाम, मेडिटेशन
योग, व्यायाम जैसे प्राचीन परंपरागत व्यवस्थाओं से जुड़ने के बाद स्वास्थ्य में लाभ दिखता ही है, ऐसा ही कुछ चीन की जनता में भी दिखने लगा। जनता को अपने अंदर मेडिटेशन प्राणायाम के बाद काफ़ी अधिक लाभ दिखने लगा। इसके बाद वहाँ की जनता में, खासकर शहर के बुजुर्गों में इसका प्रभाव बढ़ता गया। एक समय ऐसा आ चुका था कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक रूप से मेंबर की संख्या 6 करोड़ के आसपास थी और फालून गोंग के मेंबर्स की संख्या लगभग 8 करोड़ को पार कर चुकी थी। यह सारी चीजें चीन की कम्युनिस्ट सत्ता को खटकने लगी। हालांकि एक बात यह भी है कि जब इस धर्म की शुरुआत हुई, इस संस्था की शुरुआत हुई, तो इसके प्रभाव ने कम्युनिस्ट पार्टी को भी प्रभावित किया। पेरिस स्थित चीनी राजदूत ने इस फालून गोंग के व्यायाम और प्राणायाम को वहां के चीनी नागरिकों को सिखाने की कोशिश भी की, लेकिन धीरे धीरे इसके बढ़ते प्रभाव से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी डरने लगी। जी हां, डरने लगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को यह डर लगने लगा कि एक ऐसा धर्म या एक ऐसी संस्था जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हो चुके हैं, काफी लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, जो अहिंसात्मक है, जो योग और प्राणायाम सिखा रहा है, जो प्राचीन चीन की पद्धतियों को पुनर्जागरण कर रहा है, वह चीन की जनता के मानस में एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ रहा है और इससे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में कमी आ रही है। यह सब इसके बाद एक अखबार में इस धर्म के खिलाफ, इस संस्था के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। चीन के स्टेट मीडिया में यह लेख छापा गया। इसमें इस संस्था को चीनी सत्ता के लिए खतरा बताया गया। इस लेख के बाद फालून गोंग के अनुयायियों ने चीनी स्टेट मीडिया के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही बीजिंग में एक टीवी मीडिया में उपस्थित एक पैनलिस्ट ने इस फालून गोंग धर्म के बारे में एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी फिर से की। उस टिप्पणी के बाद फालून गोंग के अनुयायियों ने चीनी उस टीवी मीडिया के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संपादक को कई लेटर लिखे गए और शिकायतें दर्ज कराई गई। बाद इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उस टीवी मीडिया के जिम्मेदार प्रोड्यूसर को नौकरी से बाहर कर दिया गया। यह फालून गोंग के अनुयायियों के विरोध प्रदर्शन की एक बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहा था और इसी जीत को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सत्ता के लिए, अपने तानाशाही सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा माना। एक विरोध प्रदर्शन, और उस विरोध प्रदर्शन में जहां जीत हासिल हुई, जहां उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, एक संस्था को गलत बात करने के बाद झुकने के लिए मजबूर किया, इस पूरी घटना ने वामपंथी सत्ता को पूरी तरह हिला डाला की गई। फालून गोंग के बारे में एक ज़रूरी चीज़ यह भी जानने लायक है कि फालून गोंग में किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। इस संस्था में किसी तरह की कोई हायरार्की नहीं है। इस संस्था के अनुयायियों को किसी तरह का कोई बांधने की कोई शक्ति नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्हें पूरी तरह से आज़ादी है। वह इस धर्म के बाहर के लोगों से अपनी दोस्ती भी कर सकते हैं, उनसे शादी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ वह किसी भी तरह से
अपने इस धर्म को लेकर उन्हें किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई खास प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी इस धर्म में शामिल नहीं है। यह धर्म पूरी तरह से आध्यात्म, प्राणायाम, योग और व्यायाम और श्वास को रेगुलेट करने की तकनीक पर केंद्रित है। और इस धर्म की नैतिक शिक्षा के अनुसार किसी भी तरह का नशीला पदार्थ का सेवन करना इसमें निषेध है। यही वजह है कि इस धर्म के लोग अधिकतर शांति प्रिय और शाकाहारी हैं। और इतने शांति प्रिय और सामान्य जीवन शैली होने के बावजूद इन पर लगातार विवादित टिप्पणियां की गई। यही कारण है कि इन्होंने एक संगठन के रूप में इस पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फालुन गोंग के अनुयायियों ने तियानजिन के एक समाचार पत्र के कार्यालय के बाहर 1999 में जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने 300 पुलिस कर्मियों को भेजा। पुलिसकर्मियों ने 45 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जमकर यातनाएं दी गई। इन यातनाओं और प्रताड़ित करने की लगातार सिलसिलों के बाद फालुन गोंग के लोगों ने 25 अप्रैल 1999 को अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ बीजिंग के एक सरकारी परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में 10,000 की संख्या में फालुन गोंग के अनुयायी पहुंचे। तियानमेन चौक की घटना जो 1989 में घटित हुई थी, उसके बाद 10 साल में यह पहला ऐसा मौका था कि इतनी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चीनी सरकार घबरा गई। नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों में कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा नजर आने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी जियांग जेमिन ने इस पूरे मामले को जड़ से खत्म करने की बात कही। 20 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर फालुन गोंग संस्था या धर्म को और इसके अनुयायियों को जड़ से खत्म करने की कवायद शुरू की गई। सुरक्षा बलों ने सभी तरफ से घेरेबंदी शुरू कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने फालुन गोंग संस्था पर अंधविश्वास फैलाने, लोगों को गुमराह करने, लोगों को उकसाने और सामाजिक स्थिरता को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाकर इस संस्था को अवैध घोषित कर दिया। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने फालुन गोंग पर एविल कल्ट, एविल रिलीजन जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसका मतलब यह है कि चीनी सरकार ने फालुन गोंग जैसी आध्यात्मिक संस्था पर एक शैतानी मजहब या शैतानी संस्था होने का आरोप लगाया। 20 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर फालुन गोंग और इसको पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे जुड़ी किताबें, इससे जुड़े प्रैक्टिस और इसके शिक्षाओं को प्रसारित करने और पढ़ने और प्रैक्टिस करने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। हजारों लाखों अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस नरसंहार के शुरुआती चरणों में तात्कालिक रूप से 2000 से अधिक बेगुनाहों को चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने मार डाला। हजारों लाखों लोगों को गिरफ्तार करके लेबर कैंप में रख दिया गया। इस पूरे मामले पर शोध करने वाले इथन गुटमैन के अनुसार री एजुकेशन के नाम पर यातना देने के लिए बने लेबर कैंपों में 15% लोग फालुन गोंग धर्म से जुड़े हुए हैं। इस लेबर कैंप में लोगों से जबरन काम कराया जाता है
उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। उनके शरीर के अंगों को काट कर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ब्लैक तरीके से बेचा जाता है। अंगों को निकालकर इनके शरीर को जला दिया जाता है। इनके बालों को नोचकर जड़ों सहित निकाला जाता है, जिससे वीग बनाए जाते हैं। चाइना के जो वीग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिकते हैं वह इन्हीं लेबर कैंप से निकले लोगों के होते हैं। दुनिया भर के तमाम मानवाधिकार संगठनों के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इन बंदी गृहों समान लेबर कैंप से कैदियों से जबरन श्रम करवाती है, उन्हें यातना देती है। आज 21 साल बाद आखिर स्थिति क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात की भी पुष्टि की गई कि चीनी कम्युनिस्ट सरकार फालून गोंग के अनुयायियों के शरीर के अंगों को निकालकर बेच रही है। इसकी पुष्टि विशेषज्ञ और वकीलों के एक बड़े समूह, जिसका नाम द चाइना ट्रिब्यूनल था, उसने व्यापक जांच के बाद की थी। इस पुष्टि के आने के बाद चीन ने लगातार इसका खंडन किया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि चीन ने कभी सच कहा ही नहीं। फालून गोंग आज दुनिया के 114 देशों में पूरी तरह से सक्रिय है। इसे फालून दफा भी कहा जाता है। भारत में भी फालून गोंग सक्रिय है। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि चीन लगातार भारत के साथ सीमा में संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है। सीमा में लगातार तनाव बना हुआ है। चीन भारत के आधिकारिक क्षेत्रों में अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब वक्त आ चुका है कि भारत को तिब्बत, हांगकांग, ताइवान जैसे मुद्दों के साथ साथ फालून गोंग जैसे मुद्दों का भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। फालून गोंग चूंकि चीन में पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन पूरी दुनिया में यह आज भी सक्रिय रूप से कार्यरत है। भारत में भी फालून गोंग की शाखाएं हैं। फालून गोंग के सदस्य भारत में भी बहुत अधिक रूप से सक्रिय हैं। भारत को फालून गोंग संस्था का इस्तेमाल करना चाहिए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अनेकों नरसंहार किए हैं, ढेरों अमानवीय कृत्य वो करते रहे हैं। उन्होंने लोगों के अंगों को काटकर वैश्विक कालाबाजारी में उसे बेचा है। अपने लोगों को वो डिटेंशन के सेंटर में रखकर उन्हें जबरन प्रताड़ित करते हैं। फालून गोंग जैसे आध्यात्मिक संस्था पर उन्होंने पाबंदी लगा रखी है। तिब्बत पर वो कब्जा कर रखे हैं। हांगकांग की स्वायत्तता को लगभग उन्होंने खत्म कर दिया है। ताइवान पर लगातार चीन आक्रमण कर रहा है। भारत के साथ सीमा में विवाद की स्थिति बनी हुई है। वियतनाम और दक्षिण चीन सागर पर भी चीन लगातार विवाद की स्थिति पैदा कर रहा है। जापान के साथ भी चीन विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। रूस के साथ भी चीन के मतभेद सामने आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के साथ भी चीन विवाद शुरू करने की कोशिश में है। और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने के बाद एंटी चाइना सेंटिमेंट्स सामने आ चुके हैं। वैश्विक रूप से चीन की आलोचना हो रही है। यह सबसे अनुकूल समय है जब चीन की तानाशाही सत्ता को खत्म करने की पहल की जा सकती है। चीन में यदि फालून गोंग जैसी आध्यात्मिक संस्था सत्ता स्थापित करती है तो वहाँ आध्यात्म और प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता का प्रभाव अधिक बढ़ेगा। आज समय है कि चीन की वामपंथी सत्ता को खत्म किया जाए और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की जाए, ताकि फालून गोंग जैसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राचीन विरासत वाले संस्था और धर्म वहाँ पर फल फूल सके।
अब यह समय है कि चीन को एक सबक सिखाया जाए और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी तरह खत्म किया जाए। धन्यवाद। देखते रहिए द नैरेटिव।